निशा, तुम्हारी काफी ठंडी हो रही है। प्रियम की आवाज सुनकर उसने उसकी ओर देखा और अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। सामने समीर और बगल में प्रियम को सोचकर निशा मन ही मन मुस्कुरा उठी। अगले ही पल उसने प्रियम को चौंका दिया। वह उसके करीब झुकी, उसके दोनों गाल पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। फिर अपनी ओढ़नी से उसके होठों के पास लगी कॉफी क्रीम को बहुत धीरे धीरे पोंछने लगी। प्रियम एकदम सकपका गया, चुप बैठा रहा। लेकिन निशा की हरकत और उसकी नजरें उसे कुछ अजीब सी उलझी हुई लगी। वह असहज होकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी की तीखी व्यंग भरी आवाज सुनाई दी। ये सब प्यार व्यार बंद कमरे के अंदर करो, बाहर पब्लिक प्लेस में करके अंकल की इज्जत क्यों खराब कर रही हो। पीछे से आई इस तीखी आवाज पर प्रियम और निशा दोनों ही चौंक कर पलटे। प्रियम ने भौहें सिकोड़कर समीर को ध्यान से देखा और बोला, आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। अचानक कहाँ से उड़कर आ गए आप, और हमें जज करने का हक किसने दिया। समीर हल्का सा व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, ओह हेलो मिस्टर, यह डायलॉग लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए ठीक है, मेरे सामने नहीं। मैंने यह बात मिस निशा से कही है, आपसे नहीं। ये तो आपके चेहरे से ही समझ जाना चाहिए था। और हाँ मिस, बहुत हो गया आपका ड्रामा, आप घर चलिए। इतना कहकर उसने झटके से निशा का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर की ओर खींचते हुए ले गया। अचानक हुए इस व्यवहार से प्रियम वहीं बैठा रह गया, पूरी तरह हक्का बक्का। उधर समीर के इस कदम से निशा भी हैरान रह गई। वह तो बस उसे थोड़ा जलाना चाहती थी, लेकिन समीर का ऐसा रिएक्शन ये उसने सोचा भी नहीं था। वह समीर के गुस्से से भरे चेहरे की ओर देखते हुए मन ही मन सोचने लगा, आज मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें जलन हुई, तो उस पार्टी वाली शाम से लेकर आज सुबह तक जो तुमने किया, उससे मुझे कितना दर्द हुआ होगा, तुम समझ सकते हो। तुमसे कहीं ज्यादा जल रही हूं मैं, तुम्हें भी उसी आग में जलाऊंगी। लेकिन तुम्हें मेरी वजह से जलन क्यों होगी। तुम तो मुझे नहीं, उस लड़की को प्यार करते हो, फिर यह सब क्यों। उसके विचारों की कड़ी समीर की कड़क आवाज से टूट गई। वह गाड़ी के पास आया, निशा का हाथ छोड़कर बोला, मेरे साथ बाइक पर बैठकर घर चलो। समीर की तेज आवाज से आसपास खड़े कुछ लोग उनकी ओर देखने लगे। निशा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, फिर उंगली उठाकर समीर की ओर दबे स्वर में बोली, कंट्रोल योर सेल्फ। तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले, या फिर मेरे घर वालों ने तुम्हें यह हक दिया है। निशा की उंगली पर उंगली रखते हुए समीर ने दांत भींच कर कहा, कुछ अधिकार दिए नहीं जाते, छीनने पड़ते हैं। इतना कहते ही समीर ने झटके से निशा का ओढ़ना उसके कंधे से खींच लिया और सड़क पर फेंक दिया। अचानक हुई इस हरकत से निशा स्तब्ध रह गई। वह कुछ पल वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। वह खुद को संभाल कर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी समीर ने अपनी टी शर्ट के ऊपर पहने डेनिम शर्ट को उतारकर निशा के कंधे पर डाल दिया और गंभीर स्वर में बोला, जो चीज तुम्हारे शरीर को किसी और मर्द ने छुआ हो, उसे दोबारा तुम्हारे आसपास भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज जो हुआ उसकी दोबारा कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, माइंड इट। इतना कहकर वह बाइक पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट किया और आंखों के इशारे से निशा को बैठने के लिए कहा। अग्नि धीरे धीरे चलकर कना के पास आकर बैठ गया। ऊपर छत की ओर उसकी नजरें शून्य में अटकी हुई थीं, जैसे पूरी दुनिया से कटकर बस एक ही जगह ठहर गई हो। कना बिस्तर पर लेटी हुई थी, बिल्कुल शांत निर्विकार, मानो कोई भाव ही ना बचा हो। अग्नि ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाकर कसकर पकड़ लिया, जैसे उस स्पर्श से ही उसे वापस खींच लाएगा। कांपती आवाज में वह फुसफुसाया, कना, कना मेरी बात सुन पा रही हो। उसकी आवाज टूटती जा रही थी। तुम तो ऐसी स्वार्थी नहीं थी, फिर आज मुझे अकेला छोड़कर इतनी शांति से कैसे सो सकती हो। जानती हो तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। इतना गुस्सा दिल के अंदर दबाकर रख लिया। एक बार भी मेरा कॉलर पकड़कर यह क्यों नहीं कहा, अग्नि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी और लड़की का नाम भी मत लो। क्यों नहीं जताया अपना हक मेरे ऊपर। उसकी आंखें भर आईं। एक बार भी मेरे सामने खड़े होकर क्यों नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्या बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वह एक पल रुका, फिर और टूट कर बोला, तुम जानती हो जिस लड़के से तुम नाराज होकर दूर जाना चाहती थी, वो लड़का तुम्हें पहले दिन से ही चाहता था। रोज बस तुम्हें एक झलक देखने के लिए वो कांटेक्ट किया था, याद है। उसकी आवाज भारी हो गई। जिस दिन मैंने तुम्हें ट्रेन के सामने से बचाया था, उस दिन एक सेकंड के लिए मेरा दिल भी रुक गया था। तुम नहीं जानती। अग्नि ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। जिस रात मुझे पता चला कि तुम किसी और की हो सकती हो, मैं सांस लेना भूल गया था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, और जब मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, वो पल मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान था।
मुझे लगा मेरी पहली मोहब्बत ही मेरी जिंदगी बन गई। मैं रुक गया, गला भर आया, लेकिन सब टूट गया जब मैंने अंशु का नाम तुम्हारे होठों से सुना। मैं सिर झुकाकर बैठ गया। हर रात जब तुमको अपनी बाहों में लेकर सोता था, मुझे सुकून मिलता था। तुम समझ नहीं पाई, तुमने बस मेरे काम देखे, वजह नहीं देखी। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। अगर एक बार भी सोचती तो समझ जाती। मेरा हर कदम सिर्फ तुम्हें पाने के लिए था। उसकी आंखों में दर्द और प्रेम दोनों थे। मैं चाहता था हमारा घर लवंग फूलों जैसा हो। सुबह तुम्हें बिखरे बालों में देखना, रात को बच्चों की तरह तुम्हारे पास हो जाना। एक लंबी सांस के साथ वह टूट गया। शायद मैंने बहुत कुछ चाहा, इसलिए कुछ भी नहीं मिला। उसने कना का हाथ अपने होठों से छुआ। लोग कहते हैं ये सब मेरी वजह से हुआ, और सच भी है। उसकी आवाज कांपने लगी। अगर प्यार के बाद भी मैं तुम्हें खुश नहीं रख सका तो मैं जिंदा क्यों हूँ कना। उसने आंखें बंद कर ली। तुम जल्दी वापस आओ, नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। एक गहरी सिसकी के साथ वह फुसफुसाया। आई लव यू कना, बहुत ज्यादा। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो। अचानक अग्नि को महसूस हुआ कि उसके हाथों में कना की उंगलियां हल्का सा हिली। वह एकदम चौंक गया। आंखें खोलकर उसने तुरंत कना की तरफ देखा, लेकिन उसकी उंगलियां फिर से वैसे ही निश्चल पड़ी थी। तो अभी अभी मुझे क्या महसूस हुआ? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कना का हाथ जोर से पकड़कर हिलाते हुए कहा, ये कना, प्लीज बात करो ना। और कितने दिन ऐसे लेटी रहोगी? प्लीज उठो कना, उठो। अब अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज टूटने लगी। वह कना के हाथ पर झुककर उसे चूमते हुए अपने गाल से लगा बैठा और फूट फूट कर रो पड़ा। आई लव यू कना, बहुत बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। अचानक ही अग्नि का ध्यान मॉनिटर की बीपिंग आवाज पर गया। बीप बीप तेजी से बदलता हार्ट बीट ग्राफ। कना के शरीर में हलचल सी हो रही थी। उसकी सांसें जैसे तकलीफ से टूट रही थी। अग्नि घबरा गया। कना कना, वह जोर से चिल्ला उठा। बाहर खड़े जयंत बाबू ने जैसे ही आवाज सुनी, तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर आ गए। क्या हुआ अग्नि? इस तरह कना का नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा है? अग्नि को समझ ही नहीं पा रहा था। उसके चारों ओर जैसे शब्दों का तूफान टूट पड़ा हो। वह बहुत मुश्किल से जयंत बाबू की तरफ देखकर बोला, कना, कना बाबा, डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर को बुलाइए। फिर वह हड़बड़ाकर कना के दोनों गालों को पकड़कर कांपती आवाज में बोला, ये कना, कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? बोलो मुझे, प्लीज बोलो कना। अग्नि की आंखों से बहते आंसू लगातार कना के चेहरे पर गिर रहे थे, बूंद बूंद करके, जैसे उसका दर्द भी उसके साथ ही उतर रहा हो। उसी समय जयंत बाबू ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर जैसे ही केबिन में दाखिल हुए और कना की हालत देखी, तुरंत बोल पड़े, ओह माय गॉड, पेशेंट इतना एक्साइटेड क्यों है? मैंने बार बार कहा था कि इन्हें पुरानी बातें बताइए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिससे दिमाग पर दबाव पड़े। प्लीज अभी सब बाहर जाइए। इतना कहते हुए डॉक्टर ने कन्ना को ऑक्सीजन मास्क पहनाया। अग्नि डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत बोला, मैं अपनी कन्ना को छोड़कर नहीं जाऊंगा। अग्नि प्लीज। जयंत बाबू ने उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह टूटे स्वर में फिर चिल्ला उठा, कन्ना, कन्ना ठीक हो जाएगी, डॉक्टर को काम करने दो। जयंत बाबू ने किसी तरह से उसे बाहर निकाला। अग्नि बाहर आकर बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा। बार बार जयंत बाबू के पास आकर पूछता, बाबा कन्ना को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना? जयंत बाबू जानते थे कि जवाब कितना कठिन है, फिर भी हर बार उसके कंधे पर हाथ रखकर बस इतना ही कहते, ठीक हो जाएगी, तुझसे दूर नहीं जाएगी वो। कुछ देर बाद डॉक्टर केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आए। अग्नि तुरंत दौड़कर उनके सामने पहुंचा। उनका हाथ पकड़कर कांपती आवाज में बोला, कना कैसी है? वो ठीक हो गई ना? वो फिर से मेरे साथ झगड़ा करेगी ना? बोलिए, मुझे बताइए। नहीं, आप कुछ मत बोलिए, मैं खुद देख लेता हूँ। वह जैसे ही केबिन की ओर बढ़ा, डॉक्टर की बात सुनकर उसके पांव वहीं थम गए। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, पेशेंट अब रिकवरी में है, अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, लेकिन अब वह डेंजर से बाहर है। कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन के बाद उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनते ही अग्नि की आंखों के कोने भीग गए। खुशी के आंसू अनजाने में छलक पड़े। वह दीवार का सहारा लेकर धीरे से घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जयंत बाबू ने बेटे की हालत देखी तो पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, कन्ना ठीक हो गई है, फिर भी रोएगा क्या अब? अग्नि ने तुरंत हाथ हटाकर होंठ भींच लिए। कुछ गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए बोला, नहीं, मैं रो नहीं रहा। कन्ना, मेरी कन्ना ठीक हो गई है, बिल्कुल ठीक। नम्रता देवी अपने बेटे को हैरानी से देखती रह गईं। जो लड़का हमेशा कठोर और रूखा माना जाता था, आज एक लड़की के लिए इस तरह टूटकर भावुक हो गया था। मैं मन ही मन सोचने लगी, सबसे कठोर इंसान भी
अपने प्रिय के सामने एक बच्चे की तरह हो जाता है। आखिर वह खुद को सामान्य करते हुए ठंडे स्वर में बोली, तो अब जब कन्ना ठीक है, यहाँ भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। तुम लोग यहीं हो उसके लिए, मैं घर जा रही हूँ। अग्नि को अब जाकर होश आया। उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसकी माँ वहां मौजूद थी। माँ ऐसा क्यों बोल रही है? क्या उन्हें मेरे और कना के रिश्ते के बारे में पता चल गया? उसके मन में बेचैनी बढ़ गई। अग्नि ने जयंत बाबू की ओर देखा। जयंत बाबू ने उसकी आंखों में समझदारी का इशारा करते हुए नम्रता देवी से कहा, नम्रता, क्या तुम अभी ही जा रही हो? मुझे यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं लगती, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर नम्रता देवी बिना एक पल रुके तेज कदमों से वहां से निकल गईं। जयंत बाबू उनके जाते हुए पीछे देखते रहे और एक लंबी सांस छोड़ दी। अग्नि तुरंत उनके पास आया और घबराकर बोला, क्या माँ को हमारे बारे में पता चल गया, इसलिए वो इतनी नाराज है? जयंत बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए शांत स्वर में कहा, तू इन बातों की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू बस कन्ना का ध्यान रख, उसे कुछ भी छुपा मत। सच बता दे कि तू ही ये भी है। अग्नि ने थोड़ी देर चुप रहकर धीमे स्वर में कहा, जब वो घर लौटेगी तब मैं सब बता दूंगा। मैं भी नहीं चाहता कि कोई गलत फहमी और बढ़े। ऐना पूरी खुशी के साथ नर्सिंग होम के कॉरिडोर में तेज कदमों से चल रही थी। कुछ ही देर पहले उसके जीजू का फोन आया था, कन्ना के कोमा से बाहर आने की खबर लेकर। हालांकि ऐना उसी समय नर्सिंग होम के नीचे ही मौजूद थी, फिर भी कोमा शब्द सुनते ही उसका दिल एक पल के लिए सिहर उठा था। कोमा यानी एक ऐसी हालत जहाँ जीते हुए इंसान को भी जैसे जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ महसूस होता है, और वहां से इतनी जल्दी कन्ना का रिकवर कर जाना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। कॉरिडोर पार करते ही ऐना आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए अग्नि की ओर देखकर बोली, कांग्रेचुलेशंस जीजू, मुझे पता था कन्ना ठीक हो जाएगी। इतने लोगों की दुआएं, इतना प्यार कभी बेकार नहीं जाता। जब सब लोग उसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे तो उसे लौटना ही था। उसकी आवाज में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसके चेहरे पर उम्मीदों की रोशनी उतर आई हो। ऐना की बातें सुनकर अग्नि को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान बस एक ही चीज पर था, कन्ना से मिलने का इंतजार। कन्ना के पास जाने की बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो 2 दिन की खामोशी उसके लिए जैसे 2 सालों के बराबर थी। अब फिर से उसकी आवाज सुनेगा, फिर से वही झगड़े, वही छोटी छोटी नोकझोंक और वही मासूम से पल। सोचते ही उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई, जैसे हर सांस फिर से जीने लगा हो। समीर की गाड़ी घर के रास्ते से उलट दिशा में मुड़ते ही निशा बेचैन होकर बोल उठी, ये तो घर का रास्ता नहीं है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको। चुप रहो, एकदम शांत बैठो। इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुम्हें किडनैप करके पालने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। सही समय पर घर पहुंचा दूंगा। इतना कहकर समीर ने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। कुछ देर बाद बाइक एक जगह रुक गई। निशा उतरकर सड़क के किनारे बने एक खूबसूरत कैफे की तरफ देखने लगी, जिसके बोर्ड पर लिखा था कैफे अड्डा हाउस। जितना नाम अनोखा था उतना ही आकर्षक उसका डिजाइन भी था। बाहर से पूरा लकड़ी का बना हुआ एक अलग ही गर्माहट भरा एहसास दे रहा था। समीर बाइक पार करके निशा के पास आया और शांत स्वर में बोला, अंदर चलो। निशा बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे कैफे में चली गई। अंदर का माहौल बेहद सादा लेकिन पुरानी शान और सुकून से भरा हुआ था। दोनों एक टेबल पर साथ बैठ गए। तभी वेटर आ गया। समीर ने निशा की तरफ देखते हुए वेटर से कहा, 20 कप कॉफी और 20 पीस चिकन सैंडविच। समीर की बात सुनकर निशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह तुरंत बोल पड़ी, क्या बोल रहे हो समीर? तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम यहाँ दोनों हैं और तुम कैफे में मौजूद सबके लिए ऑर्डर दे रहे हो? समीर निशा की ओर थोड़ा झुककर दांत भींचते हुए बोला, हाँ मेरा दिमाग ठीक है, वो सब मैंने तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया है। तुम्हें सुबह सुबह उस लड़के का हाथ पकड़कर बाहर निकलने का कितना शौक है ना? आज वही शौक मैं तुम्हारा निकाल दूंगा। निशा दांत पीसते हुए कुछ कहने वाली थी, लेकिन रुक गई। वेटर काफी देर से उन्हें घूर रहा था। उसकी नजर पड़ते ही निशा ने खुद को संभाला और वेटर को 2 कप कॉफी और 2 सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। वेटर के जाते ही निशा मुंह सिकोड़ कर समीर से बोली, हाँ मैं सुबह निकली थी, फिर दोपहर में भी निकलूंगी, रात में भी निकलूंगी और हमेशा निकलूंगी। मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ जाऊं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? समीर ने अचानक निशा का हाथ कसकर पकड़ लिया और दबाते हुए बोला, सब कुछ मेरा है, यू आर ओनली माइन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही टेबल पर रखा उसका फोन बज उठा। फोन की घंटी सुनते ही निशा के सीने में एक अजीब सा कसा उतर आया।
फोन की आवाज़ सुनते ही समीर का ध्यान टूट गया। अभी अभी गुस्से में वह क्या कहने वाला था वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। ठीक उसी समय फोन ने जैसे उसे रोक लिया। समीर ने आंखें कुछ पल के लिए बंद कर ली, एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। वह फोन उठाने ही वाला था कि कॉल कट हो गई। फिर से फोन बजा। वह हल्का सा एक्सक्यूज मी कहकर उठकर वहां से चला गया। उधर एक ही पल में निशा की आंखें नम हो गईं। उसने जल्दी से मेनू कार्ड पर 500 रुपए का नोट रखा और बिना कुछ कहे कैफे से बाहर निकल आई। तभी पीछे से उसके कानों में एक जाना पहचाना सा शब्द पड़ा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। निशा एक पल के लिए ठिठक गई। उस आवाज ने जैसे उसके दिल को छू लिया। वह धीरे से पीछे मुड़ी और सामने देखकर उसकी सांसें थम गईं। समीर उसकी तरफ पीट किए खड़ा था, फोन कान से लगाए हुए। वही फोन जिसकी स्क्रीन पर पहली बार कॉल आने पर उसने इंदु नाम देखा था। उस एक पल में निशा का दिल जैसे रुक गया। उसे लगा था कि शायद अभी अभी जो उसने सुना वह समीर ने उसके लिए कहा था। शायद आज समीर उसे रोक लेगा, उसे अपना लेगा। लेकिन नहीं, सब झूठ था, सब एक भ्रम था। उसने खुद से कहा, अब मैं इस आदमी को अपने साथ ऐसे खेलने नहीं दूंगी। आंखों में जमा आंसू आखिरकार टूट पड़े। गालों को छूते हुए वे उसके होंठों तक पहुंच गए। निशा बिना पीछे देखे तेज कदमों से वहां से भाग गई। उधर समीर ने फोन जेब में रखा और हल्की हंसी के साथ खुद से बोला, पागल लड़की है एकदम। गांव में ही रही है तो अब पूरी कसर निकाल रही है। फिर उसने सोचा, अब अंदर चलूं। निशा अकेली बैठी होगी, पता नहीं क्या सोच रही होगी। यह सोचकर वह कैफे के अंदर आया। लेकिन जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा, निशा की कुर्सी खाली थी। उसने इधर उधर नजर घुमाई। गई कहाँ? बाथरूम में गई है क्या? तभी वेटर उसके पास आया और हाथ में पैसे देते हुए बोला, सर आपका रिफंड। समीर के हाथ में पैसे देखकर उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए ठहर गई और उसके चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी उतर आई। समीर ने भौहें सिकोड़कर कहा, लेकिन मैंने तो सिर्फ खाने का ऑर्डर दिया था, बिल पे नहीं किया। आपको कहीं कोई गलत फहमी हो रही है। नहीं सर, वेटर ने शांत स्वर में जवाब दिया। आपके साथ जो मैडम थी उन्होंने जाने से पहले पैसे रख दिए थे। वेटर की बात सुनते ही समीर थोड़ा बेचैन हो उठा। वाट, मैडम चली गई? हाँ सर, आप जैसे ही बाहर गए वो भी तुरंत निकल गई। इतना सुनते ही समीर बिना एक पल रुके तेजी से बाहर निकल आया। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, निशा अचानक ऐसे क्यों चली गई? उसने तो कुछ भी गलत नहीं कहा था। फिर भी सब ठीक होते हुए भी सब कुछ अचानक कैसे बदल गया? वह जल्दी से बाइक स्टार्ट करके उसी रास्ते पर निकल पड़ा जिस रास्ते से आए थे। उल्टे रास्ते से एक शॉर्टकट था, लेकिन उसे पता था कि निशा वह रास्ता नहीं जानती। ड्राइव करते हुए वह दोनों तरफ लगातार नजर दौड़ाता रहा, कहीं तो वह दिख जाए। हर मोड़, हर सड़क पर उसकी आंखें बस निशा को ढूंढ रही थी। लेकिन काफी दूर तक आने के बाद भी जब निशा कहीं नहीं दिखी तो समीर के चेहरे पर एक अजीब सी निराशा उतर आई। नम्रता देवी अभी कुछ देर पहले ही नर्सिंग होम से लौटकर फ्रेश होकर चाय के कप के साथ बैठी थी। तभी निशा घर में दाखिल हुई। जैन बाबू ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि निशा प्रियम के साथ बाहर गई थी, लेकिन इतनी जल्दी लौट आएगी यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। मन ही मन उन्होंने सोचा, अच्छा है, माँ बेटी साथ बैठकर चाय पी लेंगी। निशा को देखते ही उन्होंने हल्के स्वर में कहा, जल्दी से कपड़े बदल ले, हम दोनों साथ में चाय पीते हैं। लेकिन निशा ने बिना रुके थकी हुई आवाज में कहा, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, प्लीज मुझे मत बुलाइए, मैं थोड़ा सोना चाहती हूँ। इतना कहकर वह जोर से दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली गई। निशा की बात सुनकर नम्रता देवी एक पल के लिए हैरान रह गई। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, सिर्फ 10 बज रहे थे। इतनी सुबह बाहर से आकर किसी को नींद कैसे आ सकती है? उन्होंने मन ही मन सोचा, आजकल के बच्चों को समझना सच में मुश्किल हो गया है। तभी उनका फोन बज उठा। स्क्रीन पर समीर नाम देखकर उन्होंने कॉल उठा लिया। हेलो आंटी, निशा घर लौट आई है क्या? समीर की आवाज में साफ चिंता थी। नम्रता देवी ने हल्की भौहें चढ़ाकर कहा, हाँ आ गई है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? नम्रता देवी के ऐसे सवाल पर समीर थोड़ा घबरा गया और हकलाने लगा। उसने निशा को कई बार फोन किया था, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। चिंता और बेचैनी में उसने बिना कुछ सोचे समझे सीधे नम्रता देवी को कॉल कर दिया था। आखिरकार वह तुतलाते हुए बोला, वो मैं रास्ते में उसे हड़बड़ी में आते हुए देखा था, इसलिए बस हाल पूछने के लिए फोन किया। फिर जल्दी से जोड़ते हुए कहा, अच्छा आंटी, मैं फोन रखता हूँ। और इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल करते ही समीर ने जैसे राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी जो अब जाकर थोड़ी कम हुई।
पेशेंट को थोड़ी देर पहले नॉर्मल बेड में शिफ्ट कर दिया गया है। आप लोग उसके साथ रह सकते हैं, लेकिन दवा के असर से वह अभी सो रही है, इसलिए उसके पास रहते हुए उसे किसी भी तरह डिस्टर्ब ना करें। साथ ही ध्यान रखें कि उसे किसी तरह की उत्तेजना ना हो। इतना कहकर डॉक्टर दूसरे मरीज को देखने के लिए बाहर चले गए। डॉक्टर के जाते ही अग्नि का पूरा मन बेचैन हो उठा। उसका दिल जैसे बस एक ही चीज के लिए तड़प रहा था, कन्ना से मिलने के लिए। वह बहुत धीरे से केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। सामने बेड पर कन्ना शांत होकर सो रही थी। अग्नि चुपचाप एक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। कन्ना का हाथ उसने बेहद सावधानी से अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। धीरे से उसने कन्ना के हाथ के ऊपर हल्का सा चुंबन किया और कांपती हुई आवाज में बोला, ये कन्ना, आंखें खोलो। इन 2 दिनों में तुमने चैन से सोकर हमारी नींद छीन ली है। अब तो जाग जाओ। उसकी आवाज भर्रा गई। एक बार बोलो अग्नि बाबू। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हारी आवाज सुने बिना कितने सेकंड बीत गए पता है तुम्हें? और कितनी देर तड़पाओगी मुझे? वह हल्की सी मासूमियत में बोला, देखो तुम्हारा अग्नि बाबू। हाँ, सिर्फ तुम्हारा। कन्ना का हाथ पकड़कर वह बच्चों जैसी जिद में फुसफुसाया, आंखें खोलो ना, और बहुत सारी बातें करनी है हमें। तभी अचानक कन्ना की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। अग्नि की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुशी में कन्ना का हाथ अपने होठों से लगा लिया, जैसे उसे खो देने का डर अब खत्म हो गया हो। लेकिन जैसे ही कन्ना ने आंखें पूरी तरह खोली और सामने अग्नि को देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक उतर आई। उसने बिना किसी भाव के धीरे से अपना हाथ खींच लिया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। भारी आवाज में बोली, आप यहाँ क्यों आए? प्लीज मेरे सामने से चले जाइए। कन्ना के कहे हुए शब्द अग्नि के दिल में मानो किसी नुकीले तीर की तरह धंस गए। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उदासी ने उसे घेर लिया। घायल नजरों से वह कन्ना की ओर देखता रहा और टूटे हुए स्वर में बोला, कन्ना तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो कन्ना उत्तेजना में धीरे धीरे सांस लेते हुए बोली, आप यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। मैं अब और आपको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। कन्ना की बात सुन अग्नि को दर्द तो हुआ ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वह उसे इस हालत में देखकर डर गया। वह तुरंत कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कांपती आवाज में रुक रुक कर बोला, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। प्लीज तुम शांत हो जाओ कन्ना, तुम्हारी तबीयत के लिए यह ठीक नहीं है। कहते कहते अग्नि पीछे हटने लगा। उसकी आंखों में जलन सी हो रही थी और सीने में अजीब सा दर्द उठ रहा था। इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? वह खुद से ही सवाल करने लगा। जैसे ही वह केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकला, जयंत बाबू ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, उसे थोड़ा समय दे। जब तक वह मानसिक रूप से तैयार ना हो जाए, उसे समझने दे। वह तुमसे प्यार करती है, इसलिए उसके अंदर बहुत सारा अभिमान और दर्द जमा हो गया है। लड़कियां अक्सर ऐसी होती हैं। तू यहाँ रुक, मुझे एक जरूरी काम निपटाना है। अग्नि ने तुरंत पूछा, क्या काम है? तुम जा रहे हो? कन्ना से मिलने नहीं जाओगे? जयंत बाबू ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कुछ सवालों के जवाब और मुलाकातों के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। सारा दिन शराब पीकर रहते हो, कुछ कमाओ। कितने दिन और दूसरों से पैसे मांगकर घर चलाऊंगी? पहले तो कन्ना थी, कुछ कमाकर दे देती थी। प्रियंका देवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उनके माथे पर अचानक एक स्टील का बर्तन आकर लगा। वह दर्द से माथा पकड़कर वहीं बैठ गई। थोड़ी दूर खड़े प्रदीप बाबू नशे में लड़खड़ाते हुए हाथ उठाकर गुस्से से चिल्लाए, उस काली नागिन का नाम इस घर में कोई नहीं लेगा। जीभ खींच लूंगा मैं। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, कान खोलकर सुन लो। इतना कहकर वह लड़खड़ाते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गए। बड़बड़ाते हुए प्रियंका देवी को गालियां देते हुए जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर निकले, सामने खड़े व्यक्ति को देखकर प्रदीप बाबू चौंक कर वहीं रुक गए। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। क्या इसे कहीं पहले देखा है? भौहें सिकोड़कर उसने सिर से पांव तक गौर से उसे देखा, फिर खुद ही झुंझला उठा। धत, सड़क पर रोज कितने ही लोगों से मुलाकात होती है, कौन किसे याद रखता है। शराब के नशे से उसकी आंखें फिर से लाल हो उठी और साथ ही उसका मिजाज भी चढ़ने लगा। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? यही सोचते हुए प्रदीप बाबू झुंझलाए हुए स्वर में बोल उठे, कौन है आप? यहाँ क्या चाहिए? शुरुआत में प्रदीप बाबू को देखकर जयंत भी एक पल के लिए ठिठक गए। इतने सालों बाद जैसे किसी की परछाई अचानक आंखों के सामने उभर आई हो। लेकिन अगले ही पल प्रदीप बाबू के तीखे मिजाज और शराब की तेज गंध ने उन अनचाहे ख्यालों को दूर कर दिया। बीच इस काम से यहाँ आए थे, उसी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए नरम स्वर में बोले,
कुछ बातें करनी थी, क्या मैं अंदर आकर कह सकता हूँ? प्रदीप बाबू ने नशे से धुंधली आंखों से जयंत बाबू को कुछ पल तक घूरते हुए देखा, फिर बोले, आइए। गेट से हटते ही जयंत बाबू ने धन्यवाद कहा और अंदर चले गए। भीतर आते ही कमरे की बिखरी हुई हालत देखकर वे थोड़ा असहज हो गए। सामने एक साड़ी पहने घूंघट डाले एक महिला सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जयंत बाबू को सामने देखकर वे भी झिझक कर चुपचाप खड़ी हो गई। जयंत बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। प्रियंका देवी ने एक कुर्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, बैठिए। जयंत बाबू अभी बैठने ही वाले थे कि उससे पहले ही प्रदीप बाबू ने कुर्सी खींचकर खुद बैठ गए। पैर पर पैर चढ़ाकर तिरस्कार भरे अंदाज में बोले, क्या कहने आए हैं, जल्दी कहिए और निकल जाइए। आपके साथ बैठकर यहाँ कोई रिश्तेदारी बनाने का मुझे शौक नहीं है। अपमान और गुस्से से जयंत बाबू के कान झनझना उठे। उन्होंने दोनों हाथ मुट्ठी में भींच लिए। एक गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को जैसे तैसे काबू में किया। उस मासूम लड़की के आने वाले जीवन को खुशियों से भर देने के लिए इतना अपमान सह लेना शायद गलत नहीं था। धीमे लेकिन संभले हुए स्वर में उन्होंने कहा, मैं अग्नि का पिता हूँ। अग्नि यानी भाई जिससे आपकी बेटी कना की शादी हो गई है। जयंत बाबू अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि प्रदीप बाबू जोर से हंस पड़े। व्यंग भरे लहजे में बोले, क्या हुआ? आपके बेटे का समाज सेवा के नाम पर शादी करने का शौक खत्म हो गया क्या, जो अब एक्सीडेंटली कहकर उस मुसीबत को फिर से मेरे सिर पर डालने आ गए हैं? फिर प्रियंका की तरफ देखकर बोले, देखा प्रियंका, मैं कहता था ना, वो लड़का मौका देखकर ही उस लड़की से शादी किया था, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए। अब भोकर चुप, एकदम चुप। जयंत बाबू की आवाज अचानक सख्त हो उठी। आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपनी ही बेटी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? ये सब कहकर आप उस लड़की से ज्यादा खुद को छोटा कर रहे हैं। इस बात का जरा भी एहसास है आपको? उन्होंने खुद को संभालते हुए आगे कहा, खैर मैं चुप कहने आया हूँ, बस थोड़ा समय देकर सुन लीजिए। कुछ दिन पहले कना का एक्सीडेंट हो गया था। कना के एक्सीडेंट की बात सुनते ही प्रियंका देवी का दिल जोर से धड़क उठा। तो क्या उस दिन का सपना सच था? कांपती हुई व्याकुल आवाज में उन्होंने तुरंत पूछा, कना अब कैसी है, ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? जयंत बाबू ने आश्वस्त करते हुए कहा, अब वो ठीक है, लेकिन 2 दिन के लिए वेंटिलेटर पर चली गई थी। भगवान ने उसे हमें वापस लौटा दिया। अब धीरे धीरे वह स्वस्थ हो रही है। जयंत बाबू की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि प्रदीप बाबू बीच में ही बोल उठे, क्या जरूरत थी उसके जिंदा रहने की? मर जाती तो एक मुसीबत कम होती, इस दुनिया का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। जयंत बाबू ने गहरी नजर से उनकी ओर देखा और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, शायद उसकी मौत की कामना करने वालों से ज्यादा लोग उसके ठीक होने की दुआ कर रहे थे, तभी तो भगवान ने उसे बचा लिया। फूल कभी इस दुनिया का बोझ नहीं बढ़ाते, उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। और कना मेरे लिए एक बहुत ही अनमोल फूल है। जयंत बाबू ने शांत लेकिन ठोस स्वर में कहा, मैंने सोचा है कुछ दिन बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी तो नर्सिंग होम से सीधे यहीं आएगी। उसके बाद जो पहली शादी की तारीख पड़ेगी उसी दिन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार यहीं से मैं अपने घर की लक्ष्मी को विदा करा कर ले जाऊंगा, बशर्ते आप लोग राजी हों। थोड़ा रुककर वे फिर बोले, और हाँ, एक जरूरी बात तो बताना ही रह गया। कना जब नर्सिंग होम से यहाँ आएगी तब से लेकर उसकी विदाई तक का सारा खर्च मैं उठाऊंगा, साथ ही शादी का पूरा खर्च भी। बस आप लोगों से मुझे एक वचन चाहिए कि इन कुछ दिनों में मेरे घर की लक्ष्मी के साथ इस घर में कोई अनादर ना हो। प्रदीप बाबू कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन जयंत बाबू की आखिरी बात सुनते ही लालच से उनकी आंखें चमक उठी। वे कुर्सी से उछलकर खड़े हो गए और बोले, आप जो पैसे देने की बात कर रहे हैं उस पर मैं भरोसा कैसे करूं? कहीं ऐसा तो नहीं इसी बहाने आप उस लड़की को फिर से मेरे सिर पर थोपना चाहते हैं? जयंत बाबू ने दृढ़ स्वर में कहा, मेजर जयंत बनर्जी एक ही बात कहते हैं, अपनी बात से मुकरने से अच्छा मैं मर जाना पसंद करूंगा। प्रदीप बाबू फिर से कुर्सी पर बैठते हुए बोले, सब कुछ तो आप उसी लड़की के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसे रखकर मुझे क्या फायदा होगा? उनकी बातों का इशारा समझने में जयंत बाबू को देर नहीं लगी। नशे में डूबे लोग अक्सर उसी वक्त पैसे और शराब के आगे बिक जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। उसी कमजोरी को समझते हुए जयंत बाबू ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए, आपके अकाउंट में हर महीने समय पर पैसे पहुंच जाएंगे। बस इतना ध्यान रखिए कि एक लड़की शादी से पहले अपने मायके से जितना प्यार, स्नेह और सामान लेकर ससुराल जाती है, कन्या को भी वो सब कुछ मिले। प्रदीप बाबू तुरंत बोले, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। फिर अचानक उनका लहजा बदल गया। वे कुर्सी को आगे खिसकाते हुए बोले, लीजिए बैठिए बैठिए,
घर के इतने सम्मानित मेहमान को इतनी देर खड़ा रखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर प्रियंका की ओर मुड़कर बोले, अरे प्रियंका, यूं खड़ी क्यों हो? जरा इनके लिए चाय बिस्कुट लेकर आओ। आखिर बेटी के ससुर हैं। प्रदीप बाबू की बातें सुनकर जयंत बाबू हल्के से मुस्कुरा उठे। सच में कभी कभी ये सब देखकर लगता है कि प्यार स्नेह सब कुछ पैसे के आगे बिक जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अपने बच्चों के लिए अपनी आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देते हैं। उन्होंने प्रदीप बाबू की बात का उत्तर देते हुए कहा, नहीं नहीं, अब बैठूंगा नहीं। चाय बाय की भी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा काम है, देर हो जाएगी। आज चलता हूँ। प्रदीप बाबू तुरंत बोले, अरे नहीं नहीं, जब रिश्तेदारी इतनी गहरी होने जा रही है तो यूं ही सूखे मुंह कैसे चले जाएंगे? कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अगर एक कप चाय ही सही तो उसमें क्या बुराई है? ये कहते उन्होंने जयंत बाबू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उन्हें बैठा दिया। फिर अपनी पत्नी की ओर मुड़कर बोले, अरे तुम अभी तक खड़ी क्या हो? कहा ना चाय बना कर लाओ, जल्दी जाओ। प्रियंका देवी मनी मन सोचने लगी, जैसे ही पैसे की गंध मिली वैसे ही इन्होंने अपना रंग बदल लिया। इस पैसे की आदत एक बार लग जाने के बाद जब कभी ये बंद हो जाएगी तब फिर इनका असली भयानक रूप सामने आएगा। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। खैर, बुरे में भी अच्छा यही है कि मैं अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखकर प्यार तो दे पाऊंगी। नहीं तो इस इंसान की वजह से वो इस घर में एक गिलास पानी भी सुकून से नहीं पी पाती थी। भगवान ने मेरी बेटी के नसीब में इतना अच्छा परिवार दिया है, यही बहुत है। बस ईश्वर करे वो लोग उसे हमेशा ऐसे ही संभाल कर रखें। इन सब ख्यालों में खोई हुई प्रियंका देवी ने जल्दी से चाय बनाकर लाकर रख दी। इधर थोड़ा बहुत औपचारिक बातों के बीच जयंत बाबू ने जल्दीबाजी में चाय खत्म की और फिर कना के घर के बाहर निकल आए। जयंत बाबू के जाते हुए रूप को देखते हुए प्रदीप बाबू हंसकर बोले, प्रियंका, अब जब तुम्हारी बेटी आए तो जरा अच्छे से उसका ख्याल रखना। आखिर वो मेरी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। अब तो मैं दोनों हाथों से पैसे उड़ाऊंगा, फिर कोई मुझे एक बोतल के पैसे को लेकर ताना नहीं दे पाएगा। इतना कहकर वे जोर जोर से हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उधर जयंत बाबू गाड़ी के पास आकर चेहरे पर पानी की छींटे मारते हैं। फिर अच्छे से पहुंचकर गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी स्टार्ट करो। सीट पर से टिकाकर वे मनी मन सोचते हैं, अब नम्रता कन्हा के मायके वालों की मौजूदगी को लेकर कोई निगेटिव पॉइंट नहीं निकाल पाएगी। जितनी आसानी से मैंने सब कुछ मैनेज किया है, उम्मीद है उतनी ही सही तरीके से सब काम भी पूरा हो जाए। जयंत बाबू की गाड़ी जैसे ही रास्ते के मोड़ पर ओझल होती है तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी बाहर निकलता है। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर रही थी। चश्मा ठीक करते हुए वह धीमे स्वर में बोला, मैदान तुम्हारा, खिलाड़ी तुम्हारे, लेकिन सही वक्त पर गोल मैं ही करूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच, मेजर जयंत बनर्जी। करीब 2 हफ्ते यूं ही बीत गए। आज कन्ना को नर्सिंग होम से छुट्टी मिलने वाली थी। पहले से काफी बेहतर होने के बावजूद उसके सिर की पट्टी अभी भी नहीं खुली थी। इस समय वह चुपचाप बेड पर गहरी नींद में सो रही थी। तेज दवाइयों के असर से उसकी नींद और भी गहरी हो गई थी। धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए जब उसने आंखें खोली तो सामने मुस्कुराती हुई नर्स को देखा, लेकिन उसकी नज़र किसी और को तलाश रही थी। वह उठकर बैठने की कोशिश करने लगी तो नर्स तुरंत आगे बढ़कर उसका हाथ थामकर सहारा देने लगी। नर्स ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, आज इतनी बेचैनी क्यों है? किसी को बुला दूं क्या? कना ने उत्सुक होकर अपने मन का संदेह दूर करने के लिए पूछा, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले कोई था क्या? मतलब आपके अलावा मेरे पास कोई बैठा था? नर्स पहले तो थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, नहीं तो यहाँ तो मैं ही थी। आप सो रही थी इसलिए घर वालों को अंदर आने नहीं दिया। लेकिन ऐसा क्यों पूछ रही हैं आप मैडम? कना हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे साफ साफ महसूस हुआ था कि जैसे अभी कुछ देर पहले अग्नि उसके पास ही था। उसके माथे पर अग्नि के गर्म चुंबन का स्पर्श उसने महसूस किया था। यह सब केवल भ्रम कैसे हो सकता है, या फिर कोई सपना था? शायद सपना ही होगा, क्योंकि उस दिन के बाद अग्नि उसे देखने तक नहीं आया। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था प्यार की, और एक दिन गुस्से में उसे आने से मना कर दिया तो सच में आना ही छोड़ दिया। क्या यही प्यार होता है? खैर, झूठे प्यार का बोझ आखिर कितने दिन तक ढोया जा सकता है? एक समय के बाद उसे उतार फेंकना ही पड़ता है। यही सोचते सोचते कना के सीने से एक लंबी दर्द भरी आह निकल गई। केबिन के दरवाजे के सामने से अग्नि तेजी से हट गया। उसके चेहरे पर एक मीठी संतुष्टि भरी मुस्कान तैर गई। उसी दिन कना के उत्तेजित हो जाने के बाद से जयंत बाबू की बात मानकर
अग्नि अब उसके सामने नहीं जाता था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि किसी भी तरह का मानसिक तनाव या उत्तेजना कना की सेहत के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता था। लेकिन हर रात जब कना गहरी नींद में होती, अग्नि चुपके से आकर उसके पास बैठ जाता। पूरी रात उसका हाथ कसकर थामे बस उसे देखता रहता। कभी कभी खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसके हाथों या माथे पर हल्के से चुंबन कर देता। कल रात ना जाने कब उसकी आंख लग गई थी, वरना बाकी दिनों की तरह वह समय रहते केबिन से बाहर निकलकर बैठ जाता। आज अगर नर्स सही समय पर आकर उसे जगह ना देती, तो शायद वह कना के सामने रंगे हाथों पकड़ा जाता। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। पकड़ा तो मैं बहुत पहले ही जा चुका हूँ, और तुम भी पकड़ी जा चुकी हो। बाकी का ये प्यार नर्सिंग होम में नहीं, किसी और अंदाजे में, किसी और जगह पूरा होगा। तैयार रहिए मिसेस बनर्जी। उधर कन्ना चुपचाप लेटी हुई डिस्चार्ज होकर घर जाने का इंतजार कर रही थी। इधर नर्सिंग होम के बंद कमरे की सफेद चार दीवारें अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। सुबह शाम इंजेक्शन और दवाइयां लेना भी अब बोझ लगने लगा था। खुद को जैसे कैसा महसूस कर रही थी। शायद घर जाकर उसका मन थोड़ा हल्का हो जाए। घर, लेकिन उसका घर है कहाँ? यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद वह कहाँ जाएगी? अग्नि बाबू के उस फ्लैट में या अपने मायके? इस तरह भटकते हुए एक याया भर की तरह आखिर कब तक जी पाएगी? कब उसे अपने सिर के ऊपर एक पक्का अपना सा छत मिलेगा? वह नहीं जानती। भगवान ने उसके नसीब में और क्या क्या लिख रखा है कौन जाने। कभी कभी तो उसे लगता है कि इससे तो मौत ही बेहतर थी। यह सोचते ही कना की आंखों के कोनों से चुपचाप आंसू बह निकले। ड्राइविंग सीट पर बैठा प्रियम खामोशी से सामने देख रहा था। निशा के जाने के बाद वह भी घर पर टिक नहीं पाया और यूं ही निकल आया। वो लड़का निशा को कहाँ लेकर गया होगा? एक बार फोन करके पूछूं? नहीं, रहने दो, बाद में मैसेज कर लूंगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि अब निशा के लिए उसके मन में वो पहले जैसी उत्सुकता नहीं रही। क्यों? जब दोनों की शादी की बात आगे बढ़ रही थी, तब तो वह खुद कितना एक्साइटेड था। लेकिन आज निशा से बात करने या उसके करीब जाने की सोचते ही मन में जैसे कोई अनजानी रुकावट आकर खड़ी हो जाती। आखिर अचानक उसे हो क्या गया है? इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में खोया प्रियम सीट पर से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है, और तभी उसकी बंद आंखों के सामने बार बार इंदु का वही डरा हुआ चेहरा उभरने लगता है। उस पल की सहमी हुई इंदु को देखकर कौन कहेगा कि पार्टी वाले दिन यही लड़की लगातार बोले जा रही थी, जैसे उसके मुंह में खील फूट रहे हों। प्रियम के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हर एक्सप्रेशन की रानी है मैडम, समय समय पर सब दिखा ही देती हैं। एक्सप्रेशन क्वीन। तभी अचानक पीछे से लगातार गाड़ियों के हॉर्न की तेज आवाज सुनकर प्रियम का ध्यान टूटा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा तो देखा उसके पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी है। वह तो भूल ही गया था कि अभी भी सिग्नल पर खड़ा है। अपने ही सिर पर हल्का सा चपत मारते हुए उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और फिर आगे बढ़ गया। अग्नि केबिन के सामने रखी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। तभी जयंत बाबू और नम्रता देवी साथ में नर्सिंग होम पहुंचे। माँ को देखते ही अग्नि थोड़ा झुंझलाकर बोला, तुम फिर यहाँ क्यों आ गई? वो तो घर ही जा रही है, तुम चाहती तो उसके कमरे को थोड़ा ठीक ठाक कर सकती थी। नम्रता देवी कुछ कह पाती उससे पहले ही जयंत बाबू बोल उठे, कना हमारे घर नहीं जाएगी। अग्नि चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। तो फिर फ्लैट में जाएगी? लेकिन मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए बाहर निकल जाऊंगा, तब उसे संभालेगा कौन? मेरे अकेले के लिए काम, स्टूडियो और उसके साथ में मैनेज करना मुश्किल होगा। कुछ पल रुककर उसने खुद ही कहा, छोड़ो, मैं किसी तरह मैनेज कर लूंगा। उसकी आवाज में साफ थकान और चिंता थी। जयंत बाबू गहरी सांस लेकर बोले, उफ, तू बहुत ज्यादा सोचता है। कना अपने घर जाएगी, जहाँ उसका परिवार रहता है। यह सुनते ही अग्नि अचानक उत्तेजित हो उठा। आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ झलकने लगा। जहाँ उसका परिवार रहता है वो उसका घर नहीं है। जब तक उसका बाप उस घर में रहेगा, कन्ना वहां कदम नहीं रखेगी। उस रात आप लोगों में से कोई वहां नहीं था, लेकिन मैंने उसका अपमान अपनी आंखों से देखा है। जिस घर में उसे किसी सामान की तरह बेचकर निकाल देने की तैयारी हो रही थी, उस घर के आंगन में वो दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी। वह रुका भी नहीं, लगातार बोलता चला गया, शायद आप लोग नहीं जानते, वो फ्लैट पूरी तरह उसका अपना है। माँ की हर चीज पर सिर्फ उसी का हक है। यहाँ तक कि उस घर की नेम प्लेट भी मैंने उसके नाम से लगवाई है, ताकि उस फ्लैट के मालिक के रूप में मेरा नाम नहीं, उसका नाम जाने। बस उसकी पढ़ाई पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं खुद उसे गाइड करूंगा, ताकि वो समाज में अपनी पहचान और अपनी मजबूत जगह खुद बना सके। उससे पहले मैं उसे
उस घर में कभी नहीं भेजूंगा। वो आदमी उसे मार डालेगा। अग्नि की सांसें तेज चलने लगी थी। आप खुद कह रहे थे कि अभी मानसिक तनाव उसके लिए खतरनाक है। फिर कैसे उसे ऐसी जगह भेज सकते हैं जहां उसे सिर्फ दर्द और अपमान मिलेगा? नहीं बाबा, आपका यह फैसला मैं नहीं मान सकता। आप लोगों को उसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद उसे संभाल लूंगा। थोड़ी तकलीफ होगी तो हो, लेकिन उसे उस जहन्नुम में भेजकर मैं उसे पूरी तरह टूटते हुए नहीं देख सकता। सॉरी बाबा, इस बार आपकी बात नहीं रख पाऊंगा। इतना कहकर मैं मुड़कर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अगर मैं हर बात के लिए माफी मांग लूं, तभी उसे वहां नहीं भेजोगे? वो परिचित आवाज सुनते ही अग्नि के कदम वहीं रुक गए। उसने पलट कर देखा और सामने खड़े इंसान को देखकर उसका गुस्सा एकदम भड़क उठा। उत्तेजना में उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। आप यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, प्रदीप बाबू ने सकचाए हुए चेहरे के साथ धीमे स्वर में कहा। उनकी बात सुनते ही अग्नि का चेहरा कठोर हो उठा। वह तुरंत तीखे स्वर में बोल पड़ा। नहीं, मैं कन्ना को आपके साथ नहीं भेजूंगा। वो आपके पास बिल्कुल नहीं जाएगी। आपके पास जाकर वो ऐसे ही मर जाएगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वेट वेट, आप यहाँ किसी और इरादे से तो नहीं आए हैं? शायद उसे ठीक होते देखकर आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए फिर से उसकी जिंदगी में तूफान लाने चले आए। मैं सही कह रहा हूँ ना? अग्नि को इस तरह उत्तेजित होते देख जयंत बाबू तुरंत बीच में बोले। धीरे अग्नि, धीरे। यह नर्सिंग होम है, और जिससे तू इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है वो कन्या के पिता है। इसलिए कम से कम उनका सम्मान रखते हुए बात कर। पहले शांत दिमाग से उनकी बात सुन। लेकिन अग्नि का गुस्सा अब काबू से बाहर हो चुका था। बाबा, अब इनकी कौन सी नई बात सुनूं मैं? आप जानते हैं, इन्हीं की वजह से कन्ना ट्रेन के आगे कूदकर मरने जा रही थी। इन्हीं की वजह से उसने ना जाने कितनी रातें आधे पेट गुजारी हैं। आप जानते हैं, ये कुछ पैसों के लिए उसकी शादी एक शराबी आदमी से करवाने वाले थे। उसकी आवाज भर्रा गई, लेकिन शब्दों में दर्द और गुस्सा बराबर था। उस दिन अगर मैं उसे दवाई देने वापस ना जाता, तो शायद आज वो जिंदा भी नहीं होती। जो आदमी कन्ना को सहन तक नहीं कर पाता, जो हर समय उसकी मौत की दुआ करता था, वही आदमी आज अचानक यहाँ आकर कह रहा है कि वो उसे घर ले जाने आया है। सीरियसली? अग्नि ने अविश्वास भरी नजर से अपने पिता की ओर देखा। बाबा, आपको यह सब जरा भी अजीब नहीं लग रहा क्या? मैंने कुछ गलत कहा? अस्वाभाविक तो लगेगा ही। उस दिन भी पैसों के लिए अपनी बेटी को बेचने जा रहा था, और आज भी वही कर रहा है। बस फर्क इतना है कि इस बार मेरी बेटी को सम्मान के साथ मेरे घर ले आया जाए। यही चाहता हूँ। जैन बाबू मन ही मन यही सब सोच रहे थे कि तभी नम्रता देवी बोल उठी। अग्नि, इंसान पूरी जिंदगी एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ लोगों में बदलाव आता है। शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने थोड़ा रुककर गंभीर स्वर में आगे कहा। और सबसे बड़ी बात, कन्ना के घर लौटते ही जो पहली शादी की तारीख पड़ेगी, उसी दिन तुम दोनों की शादी होगी। एक लड़की की विदाई उसके मायके से होकर ससुराल में गृह प्रवेश तक पहुंचती है, तभी उस रिश्ते को समाज सम्मान देता है। वरना शादी में आए रिश्तेदार, पड़ोसी, सबकी उत्सुक नजरें, हजार सवाल, पीठ पीछे फुसफुसाहटें, ये सब चलता ही रहेगा। और जब कन्या को इन सब बातों का एहसास होगा, तब उसे कितना बुरा लगेगा। क्या तुमने एक बार भी सोचा है? नर्मदा देवी की आवाज अब और कठोर हो गई थी। सिर्फ प्यार का दावा कर लेने से सब नहीं होता अग्नि। उसके सम्मान की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। जिस लड़की की शादी हो रही हो, अगर वही लोगों की ताने सुनकर सिर झुकाकर खड़ी रहे, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? उन्होंने सीधा अग्नि की आंखों में देखा। और अपनी स्थिति भी याद रखो। तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी कोई छोटी सी बात भी अगर बाहर गई, तो लोग उसे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला देंगे। हर बात को सिर्फ भावनाओं में बहकर मत देखो। समाज में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें दूसरों को छोटा दिखाकर खुशी मिलती है। दिन भर दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करना ही जिनका काम है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू या मेरा बेटा किसी की चाय की महफिल का मसालेदार गॉसिप बने, या फिर मेरे बेटे की निजी जिंदगी मीडिया की बिकाऊ खबर बन जाए। उनकी आवाज में अब साफ रूखापन था। मुझे लगता है तुम मेरी बात समझ गए हो, अग्नि ने निराश स्वर में कहना चाहा। लेकिन माँ तुम। लेकिन नम्रता देवी ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। अग्नि, अब मैं कोई लेकिन नहीं सुनूंगी। मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया है। इसके बाद भी अगर तुम मना करते हो, तो मैं यही समझूंगी कि यहाँ तुम कना की भलाई से ज्यादा अपनी जिद को महत्व दे रहे हो। नम्रता देवी की बात खत्म होते ही प्रदीप बाबू तुरंत बोल उठे। मैं जानता हूँ मैंने पहले जो कुछ किया
वो गलत था, बहुत गलत था। लेकिन अब अपनी गलती समझ कर ही यहाँ आया हूँ। आखिर एक बाप होकर अपनी बेटी की ऐसी हालत की खबर सुनने के बाद मैं कैसे शांत बैठा रहता। उनकी आवाज में पहली बार पछतावे की झलक साफ महसूस हो रही थी। तुम्हारे पापा हमारे घर नहीं आते तो शायद मैं कभी अपने भ्रम से बाहर ही नहीं निकल पाता। उन्होंने धीरे से अग्नि की तरफ देखा। बस एक आखिरी मौका दे दो। कुछ पल रुककर फिर भारी गले से बोले, आज मैं उसकी माँ से भी कहकर आया हूँ कि मैं अपनी बेटी को वापस घर लेकर आ रहा हूँ। जब से उसने सुना है कि कना वापस आएगी, तब से खुशी में समझ ही नहीं पा रही कि क्या करे। पूरे घर में बस इधर से उधर घूमती फिर रही है। उनके होठों पर हल्की फीकी मुस्कान उभरी। और उसका छोटा भाई, उसकी तो बात ही मत पूछो। सुबह से बस एक ही सवाल, दीदी कब आएगी, दीदी अब कहीं जाएगी तो नहीं, दीदी मेरे साथ ही रहेगी ना। हजार सवाल पूछ रहा है। प्रदीप बाबू की आवाज धीरे धीरे भर्रा गई। वो दोनों बहुत बेसब्री से कनक का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। अब अगर तुम मना कर दो तो मैं जबरदस्ती उसे लेकर नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्हें क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा कि वादा करने के बाद भी मैं उनकी बेटी को वापस घर क्यों नहीं ला पाया? इतना कहकर प्रदीप बाबू चुप हो गए। कुछ सेकंड तक वो लगातार अग्नि के चेहरे की तरफ देखते रहे, शायद किसी जवाब, किसी नरमी की उम्मीद में। लेकिन जब अग्नि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उनके चेहरे पर गहरी निराशा उतर आई। धीरे से उन्होंने कहा, बहुत उम्मीद लेकर आया था कि अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन बाकी अधूरा छोड़कर वो रुक गए। फिर एक लंबी सांस लेकर दोनों हाथ जोड़ते हुए वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोले, मैं चलता हूँ जयंत बाबू। और नम्रता देवी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नम्रता देवी आंखों ही आंखों में इशारा कर रही थी कि प्रदीप बाबू को रोक लिया जाए। जयंत बाबू भी नजर से उन्हें आश्वस्त करते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अग्नि अचानक प्रदीप बाबू की तरफ देखकर बोल उठा, ले जाइए अपनी बेटी को। मैं कौन होता हूँ उसके बारे में कुछ कहने वाला? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जिसे जो सही लगे वही कीजिए। उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा और टूटन साफ महसूस हो रही थी। जयंत बाबू तुरंत बोले, अग्नि तू गलत समझ रहा है बेटा। लेकिन अग्नि ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तुम लोगों की गलतफहमी बहुत जल्दी टूट जाएगी। उसकी आंखों में तीखी पीड़ा उतर आई। आज तुम लोग समाज और इज्जत की दुहाई देकर उसे वहां भेज रहे हो, भेजो। लेकिन याद रखना, अगर कन्ना को कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ पल रुककर वह भारी आवाज में बोला, एक बात हमेशा याद रखना, हर गलती सुधारी नहीं जा सकती। कुछ गलतियों की कीमत इंसान को पूरी जिंदगी चुकानी पड़ती है। उसकी आवाज कांप गई। अगर कन्ना को कुछ हुआ तो शायद मैं तुम लोगों से कुछ कह भी नहीं पाऊं, लेकिन खुद को जरूर खत्म कर दूंगा। इतना कहकर अग्नि तेज कदमों से वहां से निकल गया। उसके जाते ही पूरे कॉरिडोर में एक भारी सन्नाटा छा गया। जयंत बाबू कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। फिर एक गहरी सांस लेकर धीमे स्वर में बोले, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। आप चाहे तो कना से मिल आइए। प्रियम के चेहरे पर आज एक अलग ही चमक थी। हाथों में चाबी का रिंग घुमाते हुए वह हल्के कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। मन इतना खुश था कि होठों पर अनजाने में धीमी सी गुनगुनाहट भी सज गई थी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसके कदम अचानक ठिठक गए। अंदर से माँ बाप की बातचीत की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुनो, मैं कह रही थी, अब जयंत बाबू से प्रियम और निशा की शादी की बात कर ही लो। उसके हाथ में वैसे भी सिर्फ 2 महीने की छुट्टी बची है। अगर अभी बात आगे बढ़े तो इसी दौरान रिश्ता पक्का किया जा सकता है। वहां बाहर लड़का अकेले सब संभालते संभालते परेशान हो जाता है, और उम्र भी तो हो रही है। मिस्टर चटर्जी धीमे स्वर में बोले, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि पहले प्रियम और निशा को थोड़ा एक दूसरे को समझने का समय दिया जाए। अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी मैं कैसे बात छेड़ दूं? उनकी बात खत्म होते ही प्रियम की माँ तुरंत बोल उठी, अरे जान पहचान के लिए भी कोई समय लगता है क्या? तुम्हें पता है ना बाबू, अभी भी निशा के साथ ही है। सुबह कब निकला था? अगर दोनों के बीच समझदारी ना होती तो क्या इतने घंटे साथ रह पाते? उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है, हमारे बाबू के साथ बिल्कुल जचेगी। तुम आज ही जयंत बाबू से बात करो, मैं अब और देर नहीं करना चाहती। फिर अचानक उत्साहित होकर बोली, एक काम करो, आज रात उन्हें डिनर पर बुला लो। सब लोग साथ बैठकर बात करेंगे। उधर निसार बाबू भी एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिता लेंगे। उन्होंने तुरंत फोन उठाकर मिस्टर चटर्जी के हाथ में थमा दिया। लो, अभी फोन करो वरना बाद में भूल जाओगे। मिस्टर चटर्जी मजबूर होकर जयंत बाबू का नंबर मिलाने ही वाले थे
कि तभी अचानक किसी ने झटके से उनके हाथ से फोन छीन लिया। घटना इतनी अचानक हुई कि दोनों एक पल के लिए हक्का बक्का रह गए। पीछे मुड़कर देखा तो सामने प्रियम खड़ा था। उसके चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। आंखों में अजीब सी बेचैनी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर सेन हैरानी से बेटे की तरफ देखते हुए बोले, यह क्या तरीका है प्रियम? इस तरह फोन छीनने की क्या जरूरत थी? प्रियम ने नजर फेरते हुए धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अभी किसी से भी मेरी शादी की बात करें। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मुझे थोड़ा समझ चाहिए। उसकी बात सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए हैरान रह गए। मिस्टर सेन भौहें सिकोड़ते हुए बोले, मतलब ये क्या कह रहा है तू? शादी के लिए ही तो इस बार तू इतनी लंबी छुट्टी लेकर आया है। ये बात तूने खुद कही थी। उनकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। और ये भी तू अच्छी तरह जानता है कि तेरी शादी की बात निशा के साथ चल रही है। फिर अचानक आज ये सब क्या है? उन्होंने गहरी सांस ली और थोड़ा कठोर स्वर में बोले, घर छोड़कर हर 2 दिन में तेरी माँ का तेरे पास जाकर रहना संभव नहीं है। अब मैं इस बारे में और कोई बहस नहीं सुनना चाहता। पहले तुझसे पूछकर तेरी राय लेकर ही हम आगे बढ़े हैं। अब घर आया है तो इन सब बातों में दिमाग मत लगा। जा जाकर फिर सो जा। इतना कहकर सेन बाबू ने प्रियम के हाथ से फोन वापस ले लिया। प्रियम कुछ कहना चाहता था लेकिन जैसे ही शब्द ही गले में अटक गए, वह बस एक पल के लिए बेबस नजरों से अपनी माँ की तरफ देखता रहा। शायद उम्मीद कर रहा था कि माँ उसकी बेचैनी समझ जाएंगी, लेकिन वहां भी कोई उसे जवाब नहीं मिला। अगले ही पल वह चुपचाप मुड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने झुंझलाहट में अपना फोन उठाकर सीधे बिस्तर पर फेंक दिया। फिर बालों में उंगलियां फेरते हुए बेचैनी से पूरे कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसके मन के भीतर अजीब सा तूफान चल रहा था। हर चीज तो उसकी मर्जी से ही आगे बढ़ी थी। माँ बाप ने हर कदम पर उससे राय ली थी। फिर आज अचानक निशा के साथ शादी की बात सुनते ही उसका दम क्यों घुटने लगा? क्यों सब कुछ इतना बोझिल लग रहा है? क्यों अंदर एक अजीब सी चिढ़, बेचैनी और घबराहट बढ़ती जा रही है? क्यों? अपने ही सवालों से परेशान होकर उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मार दी। फिर टेबल पर रखा सिगरेट का पैकेट उठाया, एक सिगरेट निकाली और बालकनी की ओर चला गया। बालकनी में आकर उसने कांपते हाथों से सिगरेट जलाई और धीरे धीरे निकोटिन का धुआं खुले आसमान में छोड़ते हुए वह दूर कहीं खोई नजरों से देखने लगा। उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आई थी, मानो वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके भीतर अचानक क्या बदलने लगा है। प्रदीप बाबू धीरे धीरे कन्ना के केबिन के सामने आकर रुक गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उन्हें इस लड़की के सामने इस तरह आकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला यूं नजरअंदाज भी कैसे किया जा सकता है? अपने आप चलकर आने वाले पैसे को ठुकराना भी तो मूर्खता ही है। कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। इन्हीं बातों से खुद को तसल्ली देते हुए उन्होंने गला साफ किया और चेहरे पर बनावटी सहजता लाकर धीरे धीरे केबिन के भीतर कदम बढ़ा दिए। दरवाजा हल्के से खोलकर वो बहुत संभल कर बिस्तर की तरफ बढ़े। कना आंखें बंद किए चुपचाप लेटी हुई थी। सिर पर अब भी मोटी पट्टी बंधी हुई थी। हाथ में सिलाइन की चैनल लगी थी। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उतर आए थे और चेहरा पहले से काफी सूख गया था। उसे इस हालत में देखकर एक पल के लिए प्रदीप बाबू का मन हल्का सा उदास हो उठा, लेकिन अगले ही क्षण पुराने गुस्से और कटुता ने फिर सिर उठा लिया और उन्होंने खुद को तुरंत संभाल लिया। धीमे स्वर में पुकारा, कना, ए कना। जैसी वह परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी, कना की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। सामने खड़े इंसान को देखते वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। कुछ पल तक वह बिना पलक झपकाए बस उन्हें देखती रह गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मन के भीतर तुरंत एक डर सा जाग गया। जरूर यहाँ मुझे फिर से कुछ सुनाने आए हैं, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में सवाल आया, इनको खबर दी किसने? कुछ पल सोचने के बाद उसके मन में सिर्फ एक नाम आया, बाबा। शायद उसी ने बताया होगा, क्योंकि बाबान को तो पूरी सच्चाई कभी बताई ही नहीं गई थी। प्रदीप बाबू ने फिर धीमे स्वर में पुकारा, कना। उनकी आवाज सुनते ही जैसे कना की तंद्रा टूटी। वह धीरे से आंखें उठाकर उनकी तरफ देखने लगी। प्रदीप बाबू कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, कैसी है तू? बहुत तकलीफ हुई है ना? उनकी आवाज में पहली बार एक अजीब सी नरमी थी। अब और तकलीफ नहीं होगी। आज यहाँ से छुट्टी मिलते ही हम घर लौट जाएंगे।
कन्ना हैरानी से उन्हें देखती रही और फिर बेहद कमजोर आवाज में बोली, कौन सा घर? उसके सवाल पर प्रदीप बाबू हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, कौन सा घर मतलब? तेरा अपना घर, जहाँ तेरी माँ, तेरा भाई और तेरा बाप रहता है। कन्ना की बहुएं सिकुड़ गईं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही इंसान है। वह धीमे लेकिन साफ स्वर में बोली, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, या फिर तुम मुझे किसी और के साथ गलत समझ रहे हो? उसकी बात सुनकर प्रदीप बाबू का चेहरा एक पल में सूख गया। उन्होंने भारी सांस लेकर कहा, मैं अपनी बेटी को पहचान नहीं पाऊंगा क्या? फिर धीमे स्वर में आगे बोले, मुझे पता है मेरी बातें तुझे अजीब लग रही होंगी, लेकिन यकीन कर, तेरी हालत की खबर सुनने के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उनकी आवाज भर्रा गई। इंसान से गलतियां होती हैं, मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। उन्होंने कांपते हाथों से अपने हाथ जोड़ लिए। लेकिन अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। क्या तू मुझे एक मौका नहीं देगी? कना चुपचाप उन्हें देखती रही। प्रदीप बाबू की आंखें भीगने लगी। मना मत कर बेटा, सच कह रहा हूँ। मैं अपनी की हुई गलतियों को सुधार कर तेरे लायक बाप बनना चाहता हूँ। उनकी आवाज टूट गई। प्लीज बस एक मौका दे दे कना। अगर आज तूने मुझे ठुकरा दिया ना, तो सच कहता हूँ मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी नहीं। कना की पलकों में लगातार कंपन हो रहा था। उसने अपने होठों को कसकर भींच रखा था। आंखों के कोनों से चुपचाप आंसू बहते जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि जो इंसान कभी उसे अपनापन तक नहीं देता था, वही आज अचानक इतने प्यार से उसे अपने पास क्यों बुला रहा है। क्या सच में उसके भीतर कोई बदलाव आया है, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद छिपा है? लेकिन एक बात सच थी, इतने स्नेह से उसे पहले कभी नहीं पुकारा गया था। आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन के किसी पुराने गहरे जख्म पर कोई धीरे से मरहम लगा रहा हो। पर अगले ही पल मन में एक डर भी उठ रहा था। क्या यह मरहम हमेशा के लिए है, या फिर इसके पीछे भी कोई स्वार्थ छिपा है? कना इन्हीं उलझनों में खोई हुई थी कि तभी प्रदीप बाबू की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। उन्होंने एक नजर कन्ना की तरफ देखा और धीमे, लगभग विनती भरे स्वर में बोले, जानती है, मैंने तेरी माँ से बड़े गर्व से कहा है कि मैं अपनी बेटी को वापस घर लाने जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी मुझे कभी ठुकराएगी नहीं। उनकी आवाज धीरे धीरे भर्रा गई। अब अगर तू मेरे साथ नहीं चली, तो तेरी माँ के सामने ये चेहरा लेकर खड़े होने की हिम्मत नहीं बचेगी मुझ में। उन्होंने कांपती सांस ली। तुझे बिना लिए वापस भी नहीं जाना चाहता। उससे अच्छा तो रास्ते में ही मेरी मौत हो जाए। बा, कन्ना के होठों तक बाबा शब्द आकर भी रुक गया। अचानक कई कड़वी यादें उसके मन में तैर उठी। वो अपमान, वो तिरस्कार, वो अकेलापन। उसने तुरंत आंखें बंद कर खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ क्षण बाद धीमे स्वर में बोली, ऐसी बातें मत कहो। मौत बहुत डरावनी होती है। जो उसे करीब से महसूस करता है, वो कभी उसकी कामना नहीं करता। उसकी आंखों में डर की छाया उतर आई। मैंने उसका लाल खून से भरा भयानक रूप बहुत करीब से देखा है। तू, बाबा कहते कहते रुक गई ना। प्रदीप बाबू की आवाज में गहरी टूटन थी। उन्होंने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, मेरी किस्मत ही खराब थी। घर में लक्ष्मी जैसी बेटी होते हुए भी मैं उसे प्यार से संभाल कर नहीं रख पाया। आज भगवान शायद उसी की सजा दे रहे हैं। उनकी आंखें नम हो उठी। अपनी बेटी के मुंह से बाबा सुनने का हक शायद भगवान ने मुझसे छीन लिया। कुछ पल रुककर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मुझे पता है तुझे वो सारे जहरीले व्यवहार याद आ रहे होंगे, वो हर चोट, हर अपमान। उन्होंने कांपती सांस ली। लेकिन यकीन कर, मैं अब सच में अपनी गलतियां समझ चुका हूँ, इसलिए तुझे लेने आया हूँ। वो धीरे से उसके और करीब आ गए। तू चलेगी ना मेरे साथ? बोलना, चलेगी ना? उनकी आवाज में अब एक पिता की बेचैन विनती साफ झलक रही थी। बिट्टू तो यह सुनने के बाद से ही उछल रहा है कि उसकी दीदी घर वापस आ रही हैं। सुबह से बस यही बोल रहा है, दीदी आएगी, दीदी आएगी। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल आके फिर भीग गई। और तेरी माँ, उसे तो जैसे चैन ही नहीं है। इतने दिनों बाद बेटी घर लौटेगी तो थोड़ी खुशी, थोड़ी भागदौड़ तो होगी ही ना। फिर भारी गले से बोले, लेकिन अगर तू नहीं गई तो उन दोनों की सारी खुशी अधूरी रह जाएगी। उन्होंने कन्ना की तरफ गहरी नजरों से देखा। मुझसे नाराज होकर क्या तू उन दोनों को भी खुद से दूर कर देगी? उनकी आवाज कांप गई। चलना मेरे साथ। कुछ पल चुप रहकर बहुत धीमे स्वर में बोले, क्या तू फिर से पहले की तरह मुझे बाबा कहकर बुलाएगी? कहते कहते उनकी आंखों में असहायता साफ उतर आई। अब भी नाराज रहेगी क्या? कन्ना को चुप देखकर प्रदीप बाबू की आंखों की उम्मीद धीरे धीरे बुझने लगी।
उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी और फीकी मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, मत चल मेरे साथ। उनकी आवाज में गहरी निराशा थी। हर चाही हुई चीज इंसान को मिली जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। उन्होंने धीमे से नजरें झुका ली। मैंने इतने सालों तक तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। शायद उसकी सजा मुझे इसी तरह भुगतनी होगी। कुछ पल चुप रहकर फिर भारी गले से बोले, अगर लौटते वक्त रास्ते में मुझे कुछ हो जाए तो आखिरी बार देखने जरूर आ जाना। उनकी आवाज टूट गई। मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रदीप बाबू मुड़ गए और धीरे धीरे बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। लेकिन तभी पीछे से कन्ना की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, बाबा, नेक्स्ट पार्ट।